नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जो है साइकोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यह जो है आपके प्रीवियस ईयर यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। आपको ध्यान से इस प्रश्न को करना है ताकि इससे जुड़ी हुई प्रश्न आपके अगर टेट वाले एग्जाम में आता है तो आप सटीक कर सकते हैं। और इसका एक जो है संपूर्ण एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा और इस पे आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। यानी कि जो हमारा पहला प्रश्न है यानी कि सीडीपी का, यानी कि आपको पढ़ना क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण अधिगम। इन सभी में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है बहुविवात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय किसने दिया है। यानी कि जो प्रत्यय है यानी कि जो बहुविमात्मक है, यानी कि इसे हम कहते हैं कि बहुबुद्धि, यानी कहेंगे बहुबुद्धि, क्या कहेंगे, बहुबुद्धि। इसको आप याद कर लिए कि बहुविवात्मक को बहुबुद्धि भी कहा जाता है। यह सिद्धांत जो है किसने दिया था, यह हार्वर्ड गार्डन ने यह सिद्धांत दिया था। कौन, हार्वर्ड गार्डन जो है, गार्डनर इसको कहते हैं। हार्वर्ड गार्डनर जो है यह एक मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने जो है 1983 क्या है 1983 में यह प्रतिपादन दिया था कि जो गार्डनर के अनुसार जो है बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर, यानी कि जो बुद्धि का स्वरूप होता है एकाकी न होकर बहुप्रकारी यानी कि बहुविमात्मक या बहुबुद्धि होता है। इन्होंने बुद्धि को 8 प्रकार से डिवाइड किया है। 8 प्रकार के अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। एक होता है यानी कि पहला जो होगा यानी कि वैयक्तिक जो है वैयक्तिक पर बुद्धि, क्या होगा, वैयक्तिक पर बुद्धि होगा, वैयक्तिक पर बुद्धि, ठीक। दूसरा होगा आपका वैयक्तिक जो है स्वबुद्धि, ठीक, स्वबुद्धि होगा। उसके बाद जो है संगीत बुद्धि होगा, संगीत बुद्धि। साथ ही साथ जो है शरीर बुद्धि होगा, क्या होगा, शरीर बुद्धि होगा। शरीर बुद्धि के बाद जो है स्थानिक बुद्धि होगा, स्थानिक बुद्धि, ठीक। उसके बाद तार्किक बुद्धि होगा, क्या, तार्किक बुद्धि होगा। और साथ साथ भाषाई बुद्धि होगा, भाषाई बुद्धि के साथ साथ प्राकृतिक बुद्धि होगा, क्या होगा, प्राकृतिक बुद्धि। आपको याद क्या करना है, वैयक्तिक के पर बुद्धि, वैयक्तिक स्वबुद्धि, संगीत बुद्धि, शरीर बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, तार्किक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि। इन सभी बुद्धियों को अगर याद कर लेते हैं तो ये आपके प्रश्न जो है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है इसका प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक। उसके साथ साथ अगला प्रश्न देखें तो अगला हमारा है डिसलेक्सिया से। डिसलेक्सिया आप जानते हैं कि यह एक प्रकार की विकार है। कैसा विकार है उसको सबसे पहले पढ़िए। यानी कि जो यह पठन संबंधित विकार है, क्या है, डिसलेक्सिया जो होते हैं, डिसलेक्सिया जो है पठन संबंधी विकार है। जबकि आपके पास एक डिस्ग्राफिया आती है, डिसग्राफिया, जो डिस्ग्राफिया होगी, डिस्ग्राफिया जो होगी यह लेखन संबंधी विकार होगा, क्या, लेखन संबंधी। जबकि डिस्कैलकुलिया लग जाएगा तो ये गणितीय संबंधी होगा, यानी कि गणित संबंधी विकार डिस्कैलकुलिया होगा। तो आपको याद करना है क्या, यानी कि जो पठन संबंधी विकार है जो है डिसलेक्सिया है, लेखन संबंधी विकार जो है डिस्ग्राफिया है, और ये जो है आपको याद कर लेना है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले अगर देखें तो पठन संबंधी में क्या क्या आएंगे, वर्णमाला, देखिए क्या आएगा, वर्णमाला, ठीक। वर्णमाला संबंधी कठिनाई होगी, वर्णमाला संबंधी कठिनाई होगी। और इसके साथ साथ एक आएगा स्वर संबंधी कठिनाई, यानी कि स्वर ध्वनियों को बोलने में या निकालने में, यानी कि पढ़ते समय इसको जो है कठिनाई होगी। उच्चारण समय कठिनाई होगी, और शब्दों को उल्टा, अक्षरों को क्रम इधर उधर पढ़ा जाना, इन सभी को जो है थोड़ा सा विकार होता है, ठीक। अब देखिए सबसे अगला प्रश्न है, निम्न में क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। सबसे पहले देखिए समावेशी जानिए कि समावेशी में जो होता है समान शिक्षक, यानी कि समान शिक्षण कार्य होगा। वहाँ पर सभी प्रकार के विद्यार्थी होंगे, जो दृष्टिबाधित हो या स्वर संबंधी कोई दोष हो, इन सभी को जो है कोई भी फिजिकल जो है डिसेबिलिटी होती है तो उन सभी बालकों को एक साथ जो है शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा होती है, ठीक।
और इसके साथ साथ देखें समावेशी शिक्षा की जो भूमिका होनी चाहिए, इसमें कौन सा प्रश्न जो है इसको मैच करता है, और यहाँ पर नहीं वाला प्रश्न पूछा है, यानी कि निगेटिव जो है एप्लीकेशन जो होगा वही सही होगा। यानी कि बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप बैठने की व्यवस्था करनी चाहिए, एकदम बिल्कुल सही है। शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, यह जो है बिल्कुल गलत है। यानी कि शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी सही है। साथ ही साथ शिक्षक जो है को सिखाने में जो सिखाने में यानी कि अक्षम जो होता है, यहाँ पे जो है अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। तो यह कहा देना चाहिए अक्षम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है। तो यहाँ पे नहीं पूछा, नहीं वाला ऑप्शन जो है तीसरा है। यानी कि जो आपको पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन है वो पॉजिटिव है, जबकि हमको निगेटिव पूछा गया है, तो निगेटिव में तीसरा है, यानी कि नहीं वाला। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास से विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो आपको कैसा अनुभव करना चाहिए कि छात्र और ज़्यादा जो है प्रश्न पूछे, और ज़्यादा जो है उसमें प्रेरित हो प्रश्न पूछने के लिए। देखिए, सबसे पहले देखा जाए तो हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, यानी कि डिस्करेज्ड, ये हतोत्साहित जो है नहीं करना चाहिए किसी भी बच्चों को। प्रेरित करना चाहिए, यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन जो है पॉजिटिव है, यानी कि कुछ हद तक इसको माना जाना चाहिए। यानी कि रोक देना चाहिए, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। यानी कि जो निगेटिव वाले ऑप्शन को यहाँ पे नहीं पूछा है, यानी कि सबसे पहले पूछा है कि प्रश्न पूछने चाहिए, तो यानी कि प्रेरित करना चाहिए बच्चों को। जब आप प्रेरित करेंगे तभी वह कक्षा में प्रश्न पूछेंगे, यानी कि कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता करते हुए अधिगम अनुभव प्राप्त कर सके, साथ ही साथ अपनी जिज्ञासा को जो है समाधान कर सके। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला हमारा है पांचवा प्रश्न है, बच्चों में वृद्धि जो होती है, यानी कि यहाँ पे जो है मुक्त जो प्रति लिखा गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिरर है, यहाँ पे बच्चों में जो ग्रोथ है यानी कि डेवलपमेंट संबंधित है, किससे संबंधित है, जो वृद्धि होती है, यानी कि वृद्धि किससे संबंधित होती है, शारीरिक वृद्धि, सामाजिक वृद्धि, भावात्मक वृद्धि और नैतिक वृद्धि। यहाँ पर आपका ऑप्शन है ए वाला सही होगा, यानी कि शारीरिक जो विकास होता है, पहले ऑप्शन के साथ हम चलेंगे कि शारीरिक विकास जो है बालक में जो है वृद्धि का एक मूल होता है, यानी कि वृद्धि कहलाती है। जो कोशिकाओं में गुणात्मक वृद्धि होती है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह जो है कि होती है। साथ ही साथ जो विकास होता है, वो विकास जो होता है वो जीवन प्रति चलने वाली प्रक्रिया है, जो अभी आगे वाले प्रश्न को डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए नंबर 6 वाला प्रश्न है, यानी कि छठवां जो प्रश्न है, विकास जो है, विकास प्रारंभ होता है, विकास से जो है मानव की गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। आप जानते होंगे कि गर्भधारण के समय ही विकास की प्रक्रिया में आरंभ हो जाता है, तथा यह जन्म के उपरांत सहस्तावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्राणावस्था और जीवन प्रयत्न चलने वाली जो प्रक्रिया होती है वह विकास कहलाती है। विकास, वृद्धि और प्रक्रिया एक निश्चित क्रम तक ही चलती है, जबकि जो है विकास जीवन प्रयत्न चलता है, वृद्धि जो है कुछ समय तक जाकर रुक जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है। ई एल थॉर्नडाइक है, बी एफ स्किनर महोदय हैं, यहाँ पे स्किनर है, जबकि आर एम गैने हैं, आई पी पावलर है। इन सभी में सबसे पहले ई थॉर्नडाइक जो है इन्होंने पुस्तक लिखा है एनिमल इंटेलिजेंस द साइकोलॉजी ऑफ अर्थमेटिक लिखे हैं, जबकि बी एफ स्किनर द्वारा द सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर लिखा गया है। जब आर एम गैने के द्वारा जो है द कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो द कंडीशन ऑफ लर्निंग है आर एम गैने के द्वारा लिखा गया है। यानी कि आई पी पावलो जो है द कंडीशन ऑफ रिलैक्सेशन जो कंडीशन ऑफ लेक्चर्स ऑफ कंडीशन जो है पावलो के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमलावर, विरोध या कह सकते हैं किसकी अवस्था है। 8वां क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो जर्सेल्ड ने बताया है कि जो विकास यानी किशोरावस्था वह समय होता है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है, यानी कि बाल्यावस्था से जो किशोरावस्था की ओर संक्रमण करता है। जबकि स्टेनले हॉल ने
स्टेनले हॉल ने बताया था कि किशोरावस्था जो बड़े संघर्ष, तनाव व हमलावर का जो प्रतीक होता है, जबकि सिम्पसन के अनुसार जो होता है किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के जो प्रारंभ में समाप्त होता है। यानी कि जो आपका बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था का जो अंतिम वो अवस्था होती है, यानी कि जो 12वां वर्ष या 11 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, और जबकि प्रौढ़ावस्था के जो 18 के प्लस वाली जो स्टार्टिंग की एज होती है, वह सिम्पसन का जो है रूल फॉलो करता है। जबकि क्रो एंड क्रो महोदय ने किशोर की वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। यह क्रो एंड क्रो के अनुसार है। ठीक। और अगला प्रश्न देखें, जो सूक्ष्म शिक्षण है, यानी कि वह किस प्रकार की शिक्षण होती है, माइक्रो टीचिंग कैसी होती है, उसको कितना समय लगता है। सबसे पहले देखें तो माइक्रो टीचिंग के लिए 36 मिनट जो है जो भारतीय शिक्षण पद्धति में प्रतिमान है। यानी कि जो शिक्षण पद्धति होनी चाहिए, जो इंडियन मॉडल ऑफ माइक्रो टीचिंग जो होनी चाहिए वो 36 मिनट का होना चाहिए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या होना चाहिए, पाठ योजना होना चाहिए। क्या पाठ योजना, ठीक, पाठ योजना हो गया। पाठ योजना में इसको 6 मिनट देना चाहिए। पाठ योजना को 6 मिनट देंगे, उसके साथ साथ यहाँ पे शिक्षण जो होगा, शिक्षण कार्य को भी 6 मिनट देना होगा। साथ ही साथ इसमें फीडबैक जो होता है, फीडबैक जो होगा उसको भी 6 मिनट देगा। देखिए आपका ये तीनों 18 मिनट हो गया। अब यहीं से पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण कार्य, पुनः जो है फीडबैक, तो ये जो छछा के 36 हो जाएगा। तो 6 ये 36 से जो है 6 बार 6 मिनट की जो टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग, ये 36 मिनट का होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है 10वां है, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो इस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ये रास महोदय का है। रास महोदय ने कहा था कि सीखने के में पठार का परिभाषा जो है वह सीखने का पठार जो है सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण होता है तथा इसमें सीखने की प्रक्रिया में जो है कोई उन्नति नहीं होती। जबकि गेट्स व अन्य ने कहा था कि सीखना कि वह अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा है, यानी कि जो गति है और उन्नति की सीमा का ग्राफ प्रदर्शित करता है, यह अन्य के अनुसार है। जबकि अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न हमारा 11वां है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है, माने कि अगर उस बालक में कोई समस्याएं हैं तो उसको कैसे वह दूर करेगा? बच्चों को दंड देना चाहिए। बच्चों को दंड तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जबकि जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें बच्चों को दंड देने की अनुमति नहीं रखता है। जबकि बच्चों को नज़रअंदाज करना चाहिए, ये भी बिल्कुल नहीं है। बच्चों को परामर्श देना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। देखिए कोई भी अगर आप परामर्श या उपचार किसी भी प्रक्रिया का करते हैं तो वह बेहतरीन कार्य होता है जो समस्यात्मक बालक के रूप में होता है। तत्काल घर वापस देना चाहिए, नहीं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन सही है, 11 का तीसरा वाला। इसको आप ये पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। यानी कि पाठ सहगामी क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित है? पाठ सहगामी यानी कि को करिकुलम से जो एक्टिविटी होती है किससे संबंधित है? शैक्षणिक संस्थानों के विकास से, छात्रों के सर्वांगीण विकास से, छात्रों के वृत्तिक विकास से, छात्रों के मानसिक यानी कि जो मेंटल होता है, मेंटल डेवलपमेंट से किससे संबंधित? देखिए छात्रों का अगर हम सर्वांगीण विकास करेंगे, यानी कि जो होता है ऑल अराउंड ऑफ द डेवलपमेंट स्टूडेंट का जो है ऑल अराउंड जो डेवलपमेंट करेंगे, तभी जो है आपको जो है पाठ सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए। ठीक है। अगला देखें, अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां है, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं दिया? देखिए अधिगम यानी कि जो लर्निंग होती है, लर्निंग थ्योरी कौन नहीं दिया है, कौन कौन ऐसे जो है मनोवैज्ञानिक जो अधिगम के बारे में नहीं बताए? देखिए बीएस ब्लूम जो है ये एक टेक्सोनॉमी दिए हैं, तो इन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। जबकि कोहलर, सिम्पसन और जो स्किनर जो है, थॉर्नडाइक जो है, इन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया है, जो कि बहुत सारे ऐसे अधिगम हैं जो आपके लर्निंग में जो है सहायक होते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, अगला हमारा है 14वां क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य, यानी कि बच्चे के जो मीनिंग ऑफ द स्टेग्नेशन से इन एजुकेशन में जो अवरोधन होता है वह किस प्रकार के अवरोधन है? यह कह सकते हैं असफल
यानी कि शिक्षा में अवरोधन का आशय असफल रहने के लिए जो किया जाता है, अर्थात किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय का एक ही कक्षा में रहना उसका अवरोधन कराता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बालक के विद्यालय में प्रवेश न लेने पाएँ, यानी कि बालक का विद्यालय न आना न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना, बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, ये चौथा वाला ऑप्शन, यानी कि जो असफल विद्यार्थी होते हैं बार बार एक ही कक्षा में पढ़ते रहते हैं, जिससे उनके खर्च, व्यय, धन, श्रम, मेहनत आदि सभी का जो है इसमें नुकसान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हमारा 15वां है, निम्न में किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है, यानी कि सबसे पहले किस ज्ञान को हम शामिल करते हैं? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, समापन कौशल और प्रदर्शन कौशल। इन सभी चारों ऑप्शनों में देखा जाए तो प्रस्तावना कौशल, जब आप टीचिंग करते हैं तो उसमें प्रस्तावना का प्रश्न, पूर्व ज्ञान, उससे जुड़े हुए उद्देश्य सभी को बताया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो प्रस्तावना का कौशल होना चाहिए, यानी प्रस्तावना कौशल पूर्व ज्ञान का परीक्षण किया जाता है। इस कौशल का उपयोग कर शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान का परीक्षण करता है, ताकि वह नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए अधिगम परिस्थिति का निर्माण कर सके। शिक्षण में पाठ की प्रस्तावना से तात्पर्य छात्रों को बीच जो है समरसता स्थापित करना है। जैसे अगर देखा जाए तो इसमें कई घटक हैं जो पूर्व ज्ञान से संबंधित भी होते हैं, आदतजन से भी संबंधित होते हैं, प्रेरणा हेतु उपयुक्त से भी संबंधित होते हैं, प्रश्नों में तत्परता लाना भी होता है, उद्दीपन प्रस्तावना भी होता है। इन सभी जो है प्रस्तावना में आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला हमारा है 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सुमेलित करिए, यानी कि पहले को दूसरे से मिला दीजिए। एनिमल इंटेलिजेंस, आपको हमने बताया कि यह जो है थार्डाइक की जो है पुस्तक है, थार्डाइक, इसको आपको मिला देना है। एनिमल इंटेलिजेंस इसी सेक्शन में आया था पहले की, उसको हमने एक्सप्लेन किया था। तो एनिमल इंटेलिजेंस थार्डाइक का पुनर्बलन की अनुसूची, जो पुनर्बलन दिए जाते हैं, यानी किसी कार्य को अगर बच्चा कर लेता है तो उसको पुनर्बलन दिया जाता है। तो पुनर्बलन किससे संबंधित है? स्किनर महोदय से है, स्किनर से। सारगर्भिता का जो नियम होता है, सारगर्भिता का नियम जो होता है, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है गेस्टाल्टवाद, यानी कि गेस्टाल्टवाद जो होते हैं, गेस्टाल्ट इसको लिख लीजिएगा। अनुकूलन जो होता है, बाकी बचा पियाजे जो होते हैं अनुकूलन की क्रिया के बारे में बताते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला हमारा 17वां प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किस सिद्धांत से प्रतिपादित है? यानी कि जो विकास होता है, देखिए जो डेवलपमेंट जो होता है और जो वृद्धि होती है, दोनों में अंतर होता है। यानी कि विकास जो होता है वो जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, जो कि वृद्धि जो होती है एक समय पर जाकर वह रुक जाती है। तो आपको हर टॉपिक में, हर परिभाषा को, हर स्टेप में कुछ न कुछ हम ऐसा ग्रहण करना है और सीखना है कि कैसे हमको एग्जाम को क्रैक करना है, किस तरह से आगे की प्रक्रिया हमारे लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। देखिए, सबसे पहले अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए तो पहले में अंतः क्रिया का सिद्धांत, जो अंतर यानी कि अंदर की जो क्रिया होती है, यानी बालक का विकास न केवल वंशानुक्रम के कारण हो, न केवल वातावरण के कारण हो, उसका वरन दोनों अंतः क्रिया के कारण हो। यानी कि जो वातावरण और जो वंशानुक्रम होता है, इन दोनों के बीच की प्रक्रिया को अंतः क्रिया कहते हैं। एकीकरण का सिद्धांत, जो एकीकरण होता है विकास में पूर्ण से अंगों की ओर, यानी कि जो एकीकरण होता है पूर्ण से अंगों की ओर एवं अंगों से पूर्ण की ओर गति निहित रहती है, और विभिन्न अंगों में एकीकरण की गतियों की सरलता को संभव बनाता है। ठीक, अब देखिए अंतः संबंध, यानी कि अंतः जो है संबंध है बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक पहलुओं के विकास में परस्पर संबंध जो होता है अंतः संबंध होता है। जबकि निरंतरता का संबंध जो होता है कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यही आपके प्रश्न में पूछा गया है कि निरंतरता का जो सिद्धांत होता है कैसे होता है। ठीक, कि विकास कभी न समाप्त होने वाला प्रक्रिया, निरंतरता का सिद्धांत, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा, यानी कि जो एजुकेशन है उसका मौलिक कर्तव्य
यानी कि कब अधिकार बन गया था? ये 86वां संविधान संशोधन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। 86वें संविधान संशोधन में 21A को जो बनाया गया था, जिसमें बताया गया था कि 6 से लेकर जो है 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यानी कि अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने ही जो है 86वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। तो इसके लिए 21A बनाया गया था। इसमें बताया था कि 6 से जो है 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। अगला प्रश्न है हमारा, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादक थे। यानी कि जो अभिप्रेरणा है यानी कि जो मोटिवेशन है, इसको किसने दिया था? यह दिया था मैकडूगल ने। यानी कि जो अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है 1908 में मैकडूगल ने दिया था। इनके अनुसार जो बताया गया था कि मस्तिष्क यानी कि जो मानव का मस्तिष्क होता है कुछ जन्मजात प्रवृत्ति का होता है, जो मानव के सभी विचारों क्रियाओं के लिए प्रेरक शक्ति का कार्य करती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात मनोशारीरिक उपद्रव के रूप में परिभाषित किया है। इन सभी को आपको याद रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है 20वां प्रश्न है, विकास के किस अवस्था को कोल तथा ब्रुश ने समगात्मक विकास का अनोखा काल किया? जो विकास होता है यानी कि जो डेवलपमेंट है, यानी कि कोल के अनुसार तथा ब्रुश के अनुसार जो बाल्यावस्था को समगात्मक विकास का अनोखा काल कहा गया है, तो यह बाल्यावस्था के काल को कहेंगे। ठीक, तो इन्होंने बताया कि वास्तव में जो माता पिता बाल विकास की अवस्था को समझ में कठिनाई करते हैं, तो यह अनोखा काल कैसे है इसको यह नहीं समझ पाते हैं। यह इसको इसीलिए जो है शिक्षक को इससे एजुकेशन में ट्रेंड किया जाता है।